हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया हुआ, आज हम आपके लिए फिजिक्स का टेस्ट लेकर आए। ये वीडियो नंबर हमारी 3 है। ये बैच आपके लिए अभी स्टार्ट किया गया, 2-3 दिन ही हुए। अभी भी आपके पास मौका है, आप हमसे जुड़ सकते हो और बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हो 2021 के लिए। चाहे आप सीपी नेट की तैयारी करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, किसी भी स्टेट से या इनसे संबंधित तैयारी करना चाहते हो, तो ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो आज हम आपके लिए फिजिक्स का टेस्ट लेकर आए। यदि आपने अभी तक बायो केमिस्ट्री का टेस्ट न दिया हो तो एक बार जरूर दीजिएगा और चेक करके जरूर बताना कि आपने 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट किए हुए। आज भी हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे ये चैनल वहीं पर फिर पहुंच जाए दोबारा से जहां हमारा पुराना चैनल था बायोलॉजी विद आरती यादव के नाम से, जो हमारा अब बंद हो गया है बिल्कुल ही। ठीक है, तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे पुनः इस पर लाइव क्लास चलने लगे लगभग 1-2 महीने के अंतर्गत। यदि आप हमारा टारगेट पूरा कर दोगे तो हम वायदा करते हैं कि हम आपके लिए जितना भी मुझसे होगा, जितनी मेहनत आपके लिए होगी, हम आप पक्का करेंगे और आपका सिलेक्शन जरूर 2021 में दिलाएंगे यदि आप हमारे टारगेट को पूरा करते हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो स्टूडेंट्स अभी हमसे न्यू जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर लें, जिससे सीपी नेट प्लस बीएससी नर्सिंग या फार्मेसी संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आपका जो टॉपिक बाज है वो 1 फरवरी से हम स्टार्ट कर देंगे। टॉपिक बाज बिल्कुल 0 से और प्लस एमसीक्यू के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का जो फिजिक्स का ये टेस्ट नंबर 1 है और बायो का, केमिस्ट्री का हम एक बार करा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? जल की बूंदों के आयतन से, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से, जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से। क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अच्छे से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हुए 15 में से। और जो कल का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, उसका आंसर हम आपको लास्ट में देंगे, जो हमने 16वां क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ था। ठीक है, तो उसका आंसर जरूर सुनना कि कौन सा आंसर उसका राइट है। अब बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंद्रधनुष की रचना जो होती है वो किससे होती है? तो जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होती है। अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम जो दृश्य किरणें होती है उनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, वेव लेंथ कितनी होती है? तो उनकी जो वेव लेंथ होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। कभी कभार आपको 3800 एंगस्ट्रॉम भी लिखा मिलेगा तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो। ठीक है, क्या तो आपको 39 दिया जाएगा कि 3800 दिया जाएगा। अब बात करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो हमारा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3900 को आप ऐसे लिख सकते हो 3.9 × 10⁻⁻7, क्योंकि ये 39 जब 2 बिंदी इधर 10 में तो 2 घटाओगे तो 8 बचेगी, 1 दशमलव हमने और लगा दी तो ये 10⁻⁻10 बचेगा, माइनस की 7 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपको एग्जाम में लिखा मिल सकता है। तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है दृश्य स्पेक्ट्रम की, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा राइट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल जो होते हैं वो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। बादल जो होते हैं वो किसके कारण तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। उनकी जो उनका घनत्व होता है वो निम्न होता है, इसलिए बादल जो होते हैं वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे क्या है? वैद्युत तरंगे, स्तर वैद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो याद हो, आपको पता होगा जो प्रकाश तरंगे वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती? ये अनुप्रस्थ तरंगे होती, जबकि ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। हमने आपको बताया हुआ था पिछली क्लास में, जब वो चैनल था उस पर हमने आपको बहुत ही डिटेल से बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में। जिन्होंने वो क्लासेस देखी हुई उनको पता होगा। ठीक है, तो प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंगे, एक अनुदैर्घ्य। तो ये जो क्या हो जाएंगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। पूछा जाता है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण बताइए, तो अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है केवल एकमात्र वो आपका क्या है? प्रकाश तरंगे। और ध्वनि तरंगे किसका है? तो वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। देखो, जो भी हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताया करें उन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करो, जिससे जब एग्जाम टाइम जैसे ही आए तो उनको पूरा रिवाइज कर लो, जिससे आपकी तैयारी पुनः दोबारा से फिर अच्छे से हो जाए। क्योंकि जो क्वेश्चन अभी आप पढ़ लोगे उन्हें दोबारा आप देखोगे नहीं, तो जो पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट उनको उतार लिया करो और उनको दोबारा से रिवाइज कर लिया करो। रिवाइज करते रहा करो, महीना, 1 महीना, 2 महीने में, 15 दिन में, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। देखो, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो मेहनत अच्छे से कीजिएगा, अभी से कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की जो खोज की थी वो रोंटगेन ने की थी। तो ए का क्या होगा? 1। अब ए का 1 देखते कहाँ पर है? तो ए का 1 ऑप्शन नंबर ए में, सी में है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी और जो डी है वो गलत हो गए पहले से ही। हो गया गलत कि नहीं होगा? अब बात करते हैं गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की जो खोज की थी वो बैकुरल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? बैकुरल नाम के। तो 1 के बाद फिर क्या आएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपने आप गलत होगा। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा। अब मैं देखो पराबैंगनी किरणों को अपने आप लगा लेंगे। पराबैंगनी किरणों की जो खोज की थी वो रिटर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? रिटर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो एक्स किरणों किसने की? रोंटगेन ने। गामा किरणों किसने की? बैकुरल ने। पराबैंगनी किरणों खोज किसने की? तो रिटर ने की। तो कौन सा होगा? 132 इसका कोड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 132। राइट आंसर क्या होगा? 132। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धातु को निकिल धातु से वैद्युत लेपित करना हो तो क्या करेंगे? किसी धातु को यदि निकिल धातु से लेपित करना है, कि कोई धातु है और उस धातु के ऊपर आपको निकिल चढ़ानी है। क्या चढ़ानी है? निकिल धातु यदि चढ़ानी है, निकिल धातु का यदि लेपन करना है तो क्या करना होगा हमें? तो देखो क्या करना होगा, धातु को कैथोड करना होगा। कैथोड का मतलब क्या होता है? माइनस। कैथोड का मतलब क्या होता है? माइनस। यानी धातु जो होगी उसको ऋणात्मक करना पड़ेगा, ऋणावेश करना पड़ेगा। और निकिल रॉड को एनोड बनाना होगा, तो वो क्या होगी? उस धातु पर क्या होगा? निकिल का लेपन हो जाएगा। निकिल का यदि पतली पन्नी चढ़ानी है उस पर, तो आपको ऐसा ही करना होगा। धातु को कैथोड बनाना होगा, जबकि निकिल रॉड जो होगी उसको एनोड यानी प्लस का यानी धनात्मक बनाना होगा, तभी वो लेपित हो पाएगा, तभी उसका वैद्युत लेपन हो पाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। धातु को कैथोड और निकिल रॉड को एनोड बनाना होगा। कैथोड का मतलब क्या होता है? माइनस। और निकिल का मतलब क्या होता है? वो एनोड का मतलब क्या होता है? तो एनोड का मतलब होता है प्लस। क्या होता है? प्लस।
तो निकेल को हमें धनात्मक करना पड़ेगा और कैथोड को हमें ऋणावेशित करना पड़ेगा। धातु को हमें जो जिस धातु पर आप चढ़ा रहे उसे मुझे ऋणावेशित करना पड़ेगा, तभी ये उस पर लेपित हो पाएगी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज का। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर कौन सा है? वायुमंडल की कौन सी परत है जिस पर रेडियो तरंगों का संचरण किया जाता है, रेडियो तरंगों को भेजा जाता है? तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। समता मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या वर्ण मंडल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आयन मंडल होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आयन मंडल होता है। रेडियो तरंगों को आयन मंडल पर भेजा जाता है और वहां से पुनः ये वापस आती है। ठीक है, परावर्तित होकर ये पुनः वापस आती है। तो देखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि जो आयन मंडल होता है वो कौन सा स्तर, वायुमंडल के कौन सा स्तर है, तो ये वायुमंडल का चौथा स्तर है। कौन सा स्तर है? वायुमंडल का चौथा स्तर है। और आयन मंडल जो उसकी ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर से लेकर और कहाँ तक होती है? 600 किलोमीटर तक होती है। 80 से लेकर 600 किलोमीटर तक जो वायुमंडल का जो स्तर होता है वो कौन सा होता है? आयन मंडल होता है। और रेडियो तरंगों का जो संचरण होता है वो संचरण कहाँ पर किया जाता है? तो वो आयन मंडल पर ही किया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा क्षोभ मंडल, फिर आता है समता मंडल, फिर मध्य मंडल और मध्य मंडल के बाद फिर क्या आता है? आयन मंडल। तो आयन मंडल का ये वायुमंडल का चौथा स्तर है। और दूसरी बात ये पृथ्वी से 80 से लेकर 600 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धूप के चश्मों की क्षमता होती है, धूप के जो चश्मे होते हैं उनकी क्या क्षमता होती है? तो धूप के जो चश्मे होते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। धूप के चश्मे जो होती है उनकी जो क्षमता होती है, जो पावर होता है वो कितना होता है? तो उनका जो पावर होता है वो कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। पावर आपको पता होगा क्या होता है? तो किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो होता है वो उसकी क्षमता कहलाती है। जैसे P बराबर 1/f। P क्या है? पावर। F क्या है? फोकस दूरी। तो किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का क्या है? ये व्युत्क्रम, बटे में लिखा है तो व्युत्क्रम होगा, उसकी क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। तो ये सूत्र एक नया बन के तैयार हो जाता है, P बराबर 1/f। इस सूत्र से आपके एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता याद रखें कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। उत्तल की पूछी जाए तो धनात्मक और अवतल की पूछी जाए आपसे तो ऋणात्मक होती है। और धूप के चश्मों की यदि क्षमता पूछी जाए डायोप्टर में तो कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। क्षमता किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का। कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखें सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोनोमीटर एक यंत्र होता है, उसका प्रयोग कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बैरोमीटर आपको पता होगा, बैरोमीटर का जो नापा जाता है वो वायु दाब की माप करने के लिए। वायु दाब जो नापी जाती है वो किस में मापी जाती है? बैरोमीटर से। किससे नापी जाती है? बैरोमीटर से। हाइग्रोमीटर से क्या होता है? तो हाइग्रोमीटर से आपका द्रव्य की आर्द्रता नापी जाती है। किसकी आर्द्रता? द्रव्य की जो आर्द्रता है वो किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या होता है? तो हाइड्रोमीटर से द्रव्य के घनत्व की माप की जाती है। द्रव्य के घनत्व की जो माप की जाती है वो हाइड्रोमीटर से की जाती है। बात की जाए द्रव्य की आर्द्रता की, तो द्रव्य की जो आर्द्रता है वो किससे नापी जाती है? तो वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, जो ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। तो हमने आपको चारों के ऑप्शन समझा दिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है,
तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो राइट आंसर होगा, सोनोमीटर से मापी जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है। परावर्तन है कि अपवर्तन है, पूर्वांतरिक परावर्तन है कि प्रकाश का रुजुरेखीय संचरण है। रुजुरेखीय संचरण है। तो जो पानी की टंकी में जो ऊपर से देखते हैं तो वो कम गहरी इसलिए दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा। जब हम किसी कील या पेंसिल को जब डालते हैं पानी में, या बाल्टी जो भरी हुई बाल्टी होती है उसकी तरी मुझे उथली सी दिखाई देती है, वो किसके कारण होती है? ये सभी जो उदाहरण है वो अपवर्तन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अपवर्तन के। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति ये किसका उदाहरण है? तो याद रखिए, ये जो वृत्ताकार पथ में जब चारों ओर पिंड जब गति करता है तो वो समान चाल और समान वेग का उदाहरण है। समान चाल और समान वेग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर होगा। जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। और वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? ये ऐसा किसके कारण होता है? तो समान चाल और समान वेग का उदाहरण है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों की जो विमा होती है वो समान होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आज का। 12 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? निकोलस कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या जोनिस केपलर ने? तो सबसे पहले जो ग्रह गति का जो नियम दिया था वो जोनिस केपलर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट होगा। अब जोनिस केपलर ने कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना होगा कि कौन से 3 नियम इन्होंने दिए हुए थे। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन देता है, और जो सबसे अच्छा और राइट आंसर देगा उसका कल हम नाम लेकर आएंगे। उसका कल हम नाम बदलेंगे किसने राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा आंसर दें, अच्छे से सोच समझ के, और बताएं कि जो केपलर थे उन्होंने 3 नियम दिए थे, ये हमने आपको बता दिया। अब वो 3 नियम कौन कौन से हैं तो वो नियम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा होती है। जो जल वाष्प होती है, जो भाप होती है, उसमें जो भंडारित ऊष्मा होती है, जो एकत्रित ऊष्मा होती है, वो कौन सी ऊष्मा होती है? तो वो जो ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा होती है। उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो उस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पूछा जाए कि सबसे विशेष ऊष्मा सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो विशेष ऊष्मा सबसे ज्यादा जल की होती है। किसकी होती है? जल की। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा कौन सी है? तो गुप्त ऊष्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरे की चमक किसके कारण आती है? तो हीरे में जो चमक का कारण है वो क्या होता है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक का कारण है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरा चमकता है। क्या चमकता है? हीरा। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा। हीरे की चमक का जो कारण है वो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। कैसा? संपूर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चावल पकाना कठिन क्यों होता है? चावल पकाना कठिन क्यों होता है? चावल पकाना कठिन होता है कहाँ पर? किस जगह पर? समुद्र तल पर, खदान के नीचे, पर्वत शिखर के ऊपर, या कहीं भी एक जैसा? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर देगा उन्हीं का कल हम नाम लेकर आएंगे साथ में, और जिसने भी राइट आंसर पहले दिया होगा। ठीक है, तो अच्छे से आंसर दीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा।
क्वेश्चन नंबर जो 16 हमने आपको कल केमिस्ट्री में दिया था होमवर्क में, उसका आंसर हम आपको बता देते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है? जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी था वो राइट आंसर था। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया था उन सभी का राइट था। कैल्शियम सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता आती है। किसके कारण? कैल्शियम सल्फेट के कारण। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण ये स्थायी कठोरता आती है। किसमें? जल में, वाटर में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी था वो राइट आंसर था, हमने आपको बता दिया है। अब कल की क्वेश्चन है उनका आंसर हम कल देंगे आके, लेकिन आपको आंसर पहले देना होगा, तब हम आपको बताएंगे आके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आपको 15 क्वेश्चन पूरे कराए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट किए हुए हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि आपकी तैयारी अब कितनी है, इस टाइम आपकी तैयारी कितनी है। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जिससे पुनः इस पर लाइव क्लास चलने लगे। यदि आप हमारे टारगेट को पूरा करोगे तो हम भी बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे आपकी मेहनत के लिए। देखो हमें मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। एक वीडियो को कंटेंट बनाने में लगभग हमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। आप ये और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप कि आप कितने टाइम पर जागते हो। हम रात के 1-2 बजे से जाग जाते, 1 बजे 2 बजे हम जाग जाते, तब आपके वीडियो का कंटेंट बना पाते। तो आप वही जागते होगे 3 बजे 4 बजे जागते होगे, इससे पहले तो जागते नहीं होगे। आपसे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब हम आपके लिए कंटेंट बना पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे पुनः लाइव क्लास चलने लगे हमारी, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।